वेटिकन उनको कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है? सारा सारा वाटिकन के नियंत्रण से ही चलता है। और ये बिशप भी, अब मैंने एक बिशप का नाम लिया, बिशप जितने भी बिशप हैं भारत में सारे के सारे वाटिकन के द्वारा अपॉइंटेड है। उनकी नियुक्ति वाटिकन से सीधी सीधी होती है ना, भारत सरकार का कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता या नहीं करता। तो देखने में लगता है कि ये मैंगलोर का बिशप है, उडुपी का बिशप है, या मैसूर का बिशप है, या बेंगलुरु का बिशप है, या दिल्ली का बिशप दिखता है, लेकिन वो पूरे नियंत्रण में होता है वेटिकन का, वहां से सीधा नियुक्ति है वो। और रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, अब देखिए जैसे कि सारे दुनिया भर के राजदूत यहाँ भारत में है, क्या बोलते हैं उसके, एम्बेसडर्स बोलते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर बोलते हैं। वैसे ही वेटिकन का भी एक एम्बेसडर भारत में है, उसको ननसीओ बोलते हैं, पापाल ननसीओ। वो एक ऑफिशियल एम्बेसडर है वेटिकन का। सारे भारत के बिशप वहां जाके उसको सलामी देते हैं, उससे आदेश लेते हैं बस क्या करने का है। अब देखिए कि एक एक देश के खिलाफ हो गया ना ये बात। बिल्कुल, ये तो पैरेलल सरकार चल रही है। हाँ बिल्कुल, वेटिकन की पैरेलल सरकार भारत में चल रही है। फॉरेन एम्बेसडर से ये आदेश लेते हैं, और ये जो भी पॉलिटिकल कमेंट करते हैं ना, उसको वो वाटिकन से क्लियरेंस लेते हैं। इसका मतलब वहां से क्लियरेंस लेके वहां से ट्यूटरिंग होता है, ये टूल किट वहां से आती है कि क्या बोलने का है यहाँ पे। तो ये कमेंट तो पॉलिटिकल करते हैं। तो फिर तो जब यहाँ के पुलिस शासन व्यवस्था को मानते नहीं, तो पुलिस भी शायद और सरकार भी इन पे FIR दर्ज करने से, आप देखिए वो केरला वाला जो आपने इशू देखा, वहां के ननों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ विलियम का आप कह रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा किए घूम रहा है, महिलाओं के यौन शोषण करते घूम रहा है, पर यहाँ की संविधान और कानून उन पे लागू ही नहीं होता। तो ये तो एक बड़ी दुविधा वाली, मतलब ये तो देश तोड़ने जैसी स्थिति है। बिल्कुल साफ साफ दिखाई भी देती है। वो ऐसा नहीं कि कुछ क्या बोलते हैं सीक्रेट, तो सीक्रेट कुछ नहीं है, वो ओपन खुलेआम चलता है। और पुलिस तो एक तरफ से पैसा मिलता है इनको, उनको करोड़ों में घुस देते हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में देते हैं, हमेशा पार्टियां देते हैं। और दूसरी तरफ से दबाव भी होता है उनके हिसाब से, चर्च के हिसाब से चलने वाले पॉलिटिकल पार्टी भी है हमारे देश में, आपको मालूम है। कांग्रेस तो उनका था ही, अभी आम आदमी पार्टी भी उनकी पार्टी है चर्च की। तो साउथ में आप जाएंगे तो तमिलनाडु में जो भी पार्टियां सारे जज के चंगुल में हैं, और आंध्र प्रदेश में तो बस वो खुद ईसाई है, जज का नियंत्रण में चलता है। तो कई सारी सरकारें इनके चंगुल में हैं, कई सारे जजेस, बड़े बड़े स्तर पर रहने वाले जजेस इनके क्या बोलते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है। हाँ, इनका इन्फिल्ट्रेशन है जुडिशरी में, इनका इन्फिल्ट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी में, IAS में, हर जगह पे इनका इन्फिल्ट्रेशन है। तो पूरे कुल मिलाकर मैं बात अगर एक बात में कहूं तो सरकार से ज्यादा ये पावरफुल है। सरकार को हर हर संस्था के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, सरकार को जुडिशरी के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जज को सबके ऊपर नियंत्रण है। ये तो बड़ा घबराने वाली बात है। मतलब मुझे घबराहट हो रही है कि हम क्या वास्तव में स्वतंत्र हुए 1947 में, या आज भी उन्हीं के शासन चल रहे हैं। हमें लगता है कि 47 में ब्रिटिश राज यहाँ खत्म हो गया, राज खत्म हो गया बस, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वापस नहीं गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी चर्च के रूप में यहाँ पे स्थित है। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बोलिए आप, या कुछ भी बोलिए, या म्यूटेशन बोलिए। जैसे कि वायरस आपको मालूम है ना, म्यूटेशन होता है, जैसे एक दवा ढूंढते हैं तो म्यूटेशन होता है, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी म्यूटेशन हो गई है। तो पहले वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अभी चर्च के रूप में स्थित है। पहले वाले ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड को जवाब देती, लेकिन आज की ईस्ट इंडिया कंपनी इटली को जवाब दे है, बस इतना ही फर्क। रोबोट, आपको कुछ फैक्ट बताऊं कि आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट से मेल खाता है कि जो दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, उसमें 4 चर्च की भूमिका सामने आई थी, जिन्होंने 50 करोड़ के फंड किए थे दंगे के लिए PFI के साथ मिलकर। और कल परसों जो हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी में हमले हुए हैं, उसमें भी चर्च के नाम आ रहे हैं। तो ये चर्च पैरेलल दंगे तक करवा रही है, शासन को चलवा रही है। और आपको ध्यान है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, तो दिल्ली में चर्चों पर हमले का नाटक किया गया, महाराष्ट्र में चर्च पे हमले का नाटक किया गया। बाद में पता चला कि चर्च पे हमले तो इन्होंने अपने खुद से करवाए। तो ये तो बड़ा भयावह है कि ये दंगे तक को अंजाम दे देते हैं और सरकारें कुछ नहीं कर पाती। मतलब हम कोई भी सरकार ले आए, हमने कांग्रेस को तो देखा, वो वेटिकन से ही संचालित होती थी। एक राष्ट्रवादी सरकार हम लेके आए, लेकिन उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। वो आप दिल्ली का दंगा
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं नाक के नीचे, वो करने में सफल हो जाते हैं। 50-50 करोड़ की फंड आ रही है बाहर से। आपने तो फंड की बात की, ये फंड की बात तो ठीक है, एक बात हो गई, लेकिन उससे बढ़कर ये जितने भी बड़े ये होते हैं ना, दंगे हो या देश तोड़ने का, उसके पीछे ब्रेन बोलते हैं ना, दिमाग तो चर्च का होता है। चाहे सामने आपको ये आपकी भाषा में कहते हैं हरे डिड्डे दिखे सामने, लेकिन ब्रेन बिहाइंड इज अ चर्च। तो भारत भर में जितने भी आपको ऐसे ऐसी घटनाएं दिखेंगी, उसके पीछे ब्रेन तो चर्च का है। और जितना भी आपको फेक नैरेटिव मिलेगा, जितना भी आपको क्या बोलते हैं कि काउंटर नैरेटिव, फेक नैरेटिव, एंटी इंडिया नैरेटिव जितना भी चलता है ना, इसके पीछे दिमाग चर्च का है। चर्च का अनुभव बहुत है इन चीजों में, कैसे कैसे नैरेटिव किए जाते हैं, उनका तो हजारों साल का अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर एक नैरेटिव बनाते हैं, और हमारे राष्ट्रवादी लोग इसको समझ तक नहीं पाते। अभी अमरिंदर सिंह को देखिए, अमरिंदर सिंह जो पगड़ीधारी सिख थे और मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एशिया की सबसे तीसरी चौथी बड़ी चर्च के लिए 600 करोड़ के लैंड दे दिए हैं। पूरा पंजाब कन्वर्जन होता चला जा रहा है, गांव गांव में चर्च खुल रहे हैं। ये क्या ये वेटिकन के आदेश से हो रहा होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, उन्होंने किया तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जालंधर में 600 करोड़ का लैंड चर्च बनाने के लिए दिया, जो एशिया का तीसरा चौथा चर्च है। वो उस गुरुओं की धरती पे दिया जो पगड़ीधारी सिख है, उनका तो और कोई पंथ नहीं। और वहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में चर्च खुल रहे हैं। तो वो मेरा सवाल था कि इसको क्या नियंत्रित वेटिकन करता होगा? वेटिकन के आदेश पे हो रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वेटिकन का आदेश है, वेटिकन का दिमाग है, वेटिकन का पैसा है, वेटिकन का क्या बोलते हैं चंगुल, क्लाउड बोलते हैं ना, वो है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी गए, वेटिकन के पोप से मिलके भी आए, उससे कुछ क्या हल जैसा मामला कुछ निकलेगा कि वो मिलकर आए हैं? पोप उसको किस तरह से लेगा? इस्लाम चर्च जो ईसाईयत वर्ल्ड इसको किस तरह से ले रहा था? नहीं, वो मिलके आए ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए गए होंगे, लेकिन कितना हद तक वो वेटिकन के ऊपर काबू कर पाएंगे तो अपने आप में एक सवाल है। मैं ज्यादा आंकलन नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ये ऐसी हो गई ना बात की, एक भेड़िए के पास एक बकरा जाता है, भेड़िया और बकरे मिलते हैं तो क्या संधान हो सकता है इनके बीच में, क्या बातचीत हो सकती है? हुई होगी। अभी बकरा जाके बोलेगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमारे इलाके में मत आओ। अगर भेड़ियों को बोल दिया तो बकरे ने, क्या भेड़िया सुनेगा? नहीं। तो भारत में चर्च इतना पावरफुल आपने कहा, और कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कोई उसका भी असर नहीं होगा। चर्च की संपत्ति बहुत ज्यादा है क्या? सुनते हैं भारत सरकार से भी ज्यादा चर्च की संपत्ति है। अब देखिए, अब बहुत ज्यादा बोलूंगा तो आपको ये कुछ आंकड़े बताने पड़ेंगे। अब देखिए मुंबई शहर, आप मुंबई शहर जानते होंगे, भारत में सबसे महंगी जगह तो है मुंबई शहर में, दिल्ली से भी ज्यादा महंगी है मुंबई में। एक एक इंच बोलते हैं, एक स्क्वायर इंच भूमि का उधर ये मूल्यांकन होता है, करोड़ों में होता है, या आप सोने के सिक्के जैसा होता है एक एक। वहां पर एकड़ में चर्च की जगह है, एकड़ बोल रहा हूं मैं, एक सेंस नहीं, 10 एकड़, 20 एकड़, 40 एकड़ इन द सिटी ऑफ मुंबई। और वही हाल है बेंगलुरु में, वही हाल है मंगलुरु में, वही हाल है मैसूरू में, वही हाल है दिल्ली में। अब देखिए इतने बड़े बड़े शहर में एकड़ की जगह चर्च के पास है, तो फिर अब ये देखिए बेंगलुरु के हाल देखिए, बेंगलुरु की पूरी जितने अर्बन लैंड है ना, जो सिटी का अर्बन लैंड है, उसमें से 30% चर्च के पास है और 30% डिफेंस के पास है, बाकी बचा 40% वो जनरल पब्लिक के लिए। ये तो डिफेंस से भी बराबर पहुंच गए लैंड में, तो इनका तो जबरदस्त कब्जा है। तो पूरी जगह में, पूरी बेंगलुरु सिटी की जगह में सिर्फ 40% पब्लिक के लिए अवेलेबल है, 60% इन दोनों के पास, 30% चर्च और डिफेंस। जी जी। फिर भी ये सरकार से पैसा लेते हैं, पैसा और खुद देती है, येडियुरप्पा जैसी सरकार में खुद देती है, ले लो पैसा ले लो, बस अनुदान ले लो, इतना क्या बोलते हैं संपत्ति होने के बाद भी। ये कैसे हम वेटिकन से कैसे आजाद हो सकते हैं? अगर चर्च हो, ईसाइयत रिलीजन भी हो, तो भारत का हो वो
वो वहां से क्यों हैंडल होगा? इससे कैसे निजात मिल सकता है? क्या उनके लोग सामने आए तब, या वो इतना बड़ा कवच हो चुका है कि उससे निजात नहीं मिलेगा? अब ये भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो हर हर आदमी को इसके ऊपर सोचना जरूरी है, लेकिन भारत सरकार को तो बड़ी गंभीरता से इसको लेना है। हालांकि मुझे लगता है सरकार को मालूम है, फिर भी पता नहीं कैसे इसको निपट लें यार, क्योंकि ये दुनिया भर में इसका असर होता है। छोटा सा इतना कुछ किया तो भी ये अमेरिका में जाके चिल्लाते हैं, यूरोप में जाके चिल्लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके चिल्लाते हैं कि भारत में ईसाई सुरक्षित नहीं है। तो ये हालत भी है, तो वर्ल्ड नैरेटिव सेट करते हैं। ये सारे चीजों के ऊपर काबू पाना भी जरूरी है। कि इनका एम्बेसडर कहाँ बैठता है वेटिकन, दिल्ली में, जहां से सारे? हाँ, दिल्ली में शायद चाणक्यपुरी रोड में, दिल्ली में। एड्रेस चाहिए आपको, भेज दूंगा मैं। पापल बताइए। नंसियो, नंसियो, पापल नंसियो, NUNCIO, नंसियो। वो हम्म। अधिकृत अधिकृत एम्बेसडर है वेटिकन का। और सारे सारे बिशप है ना जो भारत के हैं, वहां जाके उसको सलामी देते हैं, वहां से आदेश लेकर आते हैं। तो नागेश जी वो दिल्ली में बैठते हैं और सारे चर्च उन्हीं के की सलामी लेते हैं, उन्हीं से आदेश लेते हैं, रॉबर्ट कह रहे हैं। और वो वेटिकन का प्रतिनिधि होता है, यानी भारत में एक पैरेलल सरकार चल रही है। आपको पता चला, हमको पता चला ये बात?